मैं मोहित सिंह। वेलकम टू आवर ग्रुप सक्सेस एज। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हम टोटल 6 की जगह 7 न्यूज़पेपर अब कवर कर रहे हैं। हाँ, हिंदुस्तान हमारा नया एडिशन है और अभी मैं आपके सामने द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया इन तीनों न्यूज़पेपर का डिस्कशन लेकर के आया हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का पहला न्यूज़ है हमारा, उत्तराखंड विल नॉट यूज़ एनी चाइनीज़ गैजेट। हाँ दोस्तों, जो वहाँ के आपको चीफ मिनिस्टर हैं रावत साहब, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि उत्तराखंड में किसी भी तरीके का चाइनीज़ गैजेट गवर्नमेंट के किसी भी काम में यूज़ नहीं होगा, गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट में वो यूज़ नहीं होगा। फिर उनसे आगे पूछा गया कि अगर कोई चाइनीज़ कंपनी उत्तराखंड में मतलब कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे या फिर फैक्ट्रीज़ वगैरह लगाना चाहे, तो फ़िलहाल उन्होंने इस बात से मना किया है कि इस तरीके का इन्फॉर्मेशन तो हमें अब तक नहीं मिला है कुछ, बट अगर होता भी है तो हम वो अलाउ नहीं करेंगे। और जो भी काम मतलब पहले से चल रहे थे, चाइनीज़ टेक्नोलॉजीज़ या चाइनीज़ इक्विपमेंट्स जहाँ पर लगे हुए हैं, उन्हें रिप्लेस भी किया जाएगा, ये बात भी इन्होंने कही है। एयर पोल्यूशन इंक्रीजेज रिस्क ऑफ कोविड-19 डेथ्स। हाँ दोस्तों, इसमें मेनली बस ये बात बोला गया है कि जो एयर पोल्यूशन है वो कहीं ना कहीं कोविड-19 के वल्नरेबिलिटीज़ को और बढ़ा देता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, टोटल 28 सिटीज़ हैं जो कि काफ़ी पॉल्यूटेड, जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं इंडिया के वो काफ़ी पॉल्यूटेड। उसमें न्यू दिल्ली सबसे आगे है, जहाँ पीवीएम 2.5 और NO2 नाइट्रस ऑक्साइड का कंटामिनेशन बहुत ही ज़्यादा है। और बेसिकली यहाँ पे यही बता रखा है कि जो क्रॉनिक एयर पोल्यूशन है उससे मेनली जो डिज़ीज़ होते हैं उसमें से हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, क्रॉनिक लंग डिजीज़, ये सब होते हैं। और ये सारे पेशेंट्स जो हैं वो कोविड-19 बीमारी के लिए वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो इस तरीके से इसने ये एयर पोल्यूशन को लिंक किया है कोविड-19 से। डाउट्स ओवर हर्ड इम्यूनिटी। यहाँ पर बेसिकली ये बात बताई गई है कि जो आपको हर्ड इम्यूनिटी की बात आज से, ये जब कोविड स्टार्टिंग में नया नया फैल रहा था, तभी आपको बोरिस जॉनसन, जो कि आपको यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था कि हम हर्ड इम्यूनिटी के बारे में सोचा जा सकता है, हम सोच सकते हैं हर्ड इम्यूनिटी। अब इस आर्टिकल में मेनली दोस्तों यही दे रखा है कि हर्ड इम्यूनिटी होता क्या है। ये तो खैर आप जानते होंगे कि इसमें बेसिकली होता क्या है, अ सिचुएशन व्हेन ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हैव बिकम इम्यून टू ए सर्टेन डिजीज काउजिंग पैथोजन, दस प्रिवेंटिंग द इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए जैसे इसमें क्या है, ये मेनली आपको ट्रांसमिशन होता है एक से दूसरे में। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर कुछ लोग इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, उन्हें नहीं होता है, तो उससे होगा क्या, ये जो चेन है ये ब्रेक हो जाएगा। इसमें बेसिकली करना क्या है कि ओपन छोड़ दिया जाए और जितने लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं उन्हें होने दिया जाए, क्योंकि वो इन्फेक्ट होंगे तो उनकी बॉडी खुद ही वो इम्यूनिटी डेवलप करेगी और इससे होगा क्या, बहुत सारे लोग बिना किसी दवा के खुद ही इम्यून हो जाएंगे। बट ये आपको स्पेन में ट्रायल किया गया। आपको ये बेसिकली यहाँ पे एक आपको सीरो सर्वे का नाम आता है और इसमें सीरो सर्वे या फिर सीरो प्रेवलेंस बेसिकली दोस्तों है द नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए पॉपुलेशन हु टेस्ट पॉजिटिव फॉर ए स्पेसिफिक डिजीज़ और एंटीबॉडी बेस्ड ऑन ब्लड सीरम स्पेसिमेंट्स। तो कुछ लोगों पे, मतलब कुछ लोग क्या, अच्छे खासे लोगों पे ट्रायल किया गया। इवन ये जो आपको क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ना, उनसे इवन थर्ड स्टेज के भी क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं उनसे भी ज़्यादा लोगों के में ये टेस्ट किया गया आपको स्पेन में। और उनका जो सीरो प्रेवलेंस है उसके बेसिस पे, सीरो प्रेवलेंस जैसा कि आपने देखा, ये होता है द नंबर ऑफ पर्सन्स इन ए पॉपुलेशन हु टेस्ट पॉजिटिव फॉर ए स्पेसिफिक डिजीज़। यहाँ पर एंटीबॉडी है, तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि कितने लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज़ पहले से हैं, उनके ब्लड सीरम स्पेसिमेंट्स को चेक करके ऐसा देखा जाएगा। तो उसके बेसिस पे जब ये कराया गया दोस्तों, तो ऐसा सर्वे में रिपोर्ट आया
कि ओनली 5% ऑफ द पर्सनस जो हैं वो इस तरीके से हर्ड इम्यूनिटी के थ्रू इम्यूनिटी डेवलप कर पाएंगे। 95% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो, मतलब इस जो ग्रुप में था इसमें 5% लोगों ने ही वो इम्यूनिटी डेवलप किया, बाकी 95% ऑफ लोगों का जो ब्लड है वो इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा इस तरीके का कुछ भी करना, क्योंकि इसमें बहुत लोगों की जान जाने के चांसेस हैं दोस्तों। फिर इसमें बोला कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। इम्प्लीकेशंस यही हैं कि द स्टडी स्ट्रेंथन्स द लाइन ऑफ आर्गूमेंट्स दैट ओनली द, मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब तक आपको कोई प्रॉपर मेडिकेशन नहीं आता है हम हर्ड इम्यूनिटी नहीं ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। क्लियरली यहाँ पे यही बोला गया है। फिर बाकी इसमें वही कि वाई डज द स्टडी सजेस्ट दैट हर्ड इम्यूनिटी इज़ डिफ़िकल्ट। ऑब्वियस बात है डिफ़िकल्ट तो है, इसमें दो रीजंस दिए हैं। एक तो जो इम्यूनिटी डेवलप होता है इससे वो ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको सस्टेन नहीं करेगा, वो मैक्स टू मैक्स आपको फ्यू मंथ्स के लिए वो रहता है बॉडी में, फिर वो निकल जाता है। सेकेंड, इट इज़ अननोन वेदर दीज पेशेंट्स आर प्रोटेक्टेड बाई अदर इम्यून फंक्शंस। मतलब ठीक है ये इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा, बट क्या वो इम्यूनिटी दूसरी बीमारियों के लिए भी रहेगा या नहीं, ये कह पाना भी मुश्किल है। तो इस आर्टिकल में से यही दे रखा है। क्राइसिस ऑफ द फ्यूचर। हाँ, यहाँ पर ये जो आर्टिकल आपको मिड डे मील पे दे रखा है, यहाँ पर मेनली कुछ जो पिछड़े स्टेट्स हैं, जैसे खासकर इसमें बिहार है, यूपी है, या फिर जो भी पिछड़े स्टेट है, वहाँ के जो बच्चे हैं वो मेनली दोस्तों मिड डे मील के सहारे ही कह सकते हैं जिंदा हैं। ये कहना ये थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ द लिमिट, वो आउट ऑफ द रीच वर्ड है, बट हाँ कह सकते हैं कि ये जिंदा है मिड डे मील की वजह से ही। क्योंकि एक आपको एक इंस्टेंस यहाँ पे दिया है कि जो बिहार में एक मुसहर कम्युनिटी के बच्चे हैं वो स्कूल में मिड डे मील नहीं मिल पाने की वजह से फ़िलहाल उन्हें रैक पिकिंग करना पड़ रहा है, मतलब कूड़ा कचरा उठाना पड़ रहा है, और उससे जो पैसे आ रहे हैं एक टाइम का खाना किसी तरीके से उन्हें मिल रहा है। तो वही बताया जा रहा है। और अभी आपको पूरा कोविड के दौरान ये मिड डे स्कूल बंद हो गए, स्कूल बंद होने की वजह से आपको मिड डे मील स्कीम बहुत ही बुरी तरीके से आपको सफ़र कर रहा है ये स्कीम दोस्तों। इसमें फिर ये दे रखा है कि सबसे पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 1960 में ये मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की थी। उसके बाद जो सेंट्रल स्कीम के तौर पे ये सामने आया वो 1995 में आया दोस्तों। बट 1995 से 2001 तक ये आपको कुकड मील नहीं प्रोवाइड कराया जाता था, ये ड्राई राशन दिया जाता था। जैसा अभी बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 300 समथिंग रुपीज़ और एक मतलब ड्राई राशन, यानी आपको अनाज यानी चावल और ये जो भी है दाल वो ऐसे प्रोवाइड कराया जाएगा, कुकड मील नहीं, बना हुआ नहीं। ये 2001 के बाद ही ये कुकड मील दिया जाने लगा और ये डिसाइड किया गया कि एटलीस्ट 300 कैलोरीज एंड 8 to 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ईच डे ऑफ स्कूल फॉर ए मिनिमम ऑफ 200 डेज इन ए ईयर। एक साल में 200 दिन पर डे 300 कैलोरीज और 8 to 12 ग्राम प्रोटीन देना हर एक बच्चों को आपको मतलब नेसेसरी है, वो आपको मिड डे मील में उसी तरीके से देना है। और वही बताया जा रहा है कि ये सफिशिएंट नहीं है कि आप अनकुक्ड मील दें, ड्राई राशन दें, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है दोस्तों। वो जो बच्चे हैं जो वल्नरेबल हैं, बहुत ही काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हैं, वो सब वो प्रॉपर वे में वो भी प्रोवाइड, वो अगर आप कच्चा अनाज देते हैं तो उसे पका करके खा पाना भी उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि केरला ने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया इस पूरे आपको पेंडेमिक के टाइम पे दोस्तों। इन्होंने मिड डे मील स्कीम कभी भी बंद नहीं किया, ये हमेशा ऑपरेशनल रहा दोस्तों, और ये बहुत ही रिमार्केबल स्टेप था केरला गवर्नमेंट का। फिर यहाँ पर दे रखा है एंड ऑफ ए ड्रीम। हाँ, यहाँ पर ये जो कुवैत में आपको, जैसा कल मैंने एक आर्टिकल में आपको कवर किया था कि कुवैत में जो एक्सपैट आपको जो बिल आ रहा है जिसकी वजह से नियर अबाउट 8 लाख जो इंडियंस हैं उनको कुवैत छोड़ना पड़ सकता है,
क्योंकि यहाँ पर वो उन्होंने बार कर दिया है कि 15% ऑफ देयर पॉपुलेशन इंडियंस होंगे, उससे ज़्यादा इंडियंस नहीं होंगे। इससे होगा क्या कि 8 लाख लोगों को वहाँ छोड़ना पड़ रहा है कुवैत। इससे देखिए दोस्तों, ये मेनली ये बोल रहा है कि यहाँ का जो आपको वर्कफोर्स था, और इसके पीछे रीज़न क्यों था, तो एक्चुअली वहाँ पर आपको स्किल्ड लेबर फोर्स की कमी थी, इलिट्रेसी थोड़ी ज़्यादा थी। यहाँ से सेमी स्किल्ड पर्सन भी थे, वहाँ के कंपैरिजन में ज़्यादा स्किल्ड थे, तो वो लोग वहाँ से जाते थे। और इसमें सबसे बड़ा चंक जो था वो केरला से जाता था, और केरला एक ह्यूज अमाउंट रेमिटेंसेस के तौर पे कलेक्ट करता था। फॉरेक्स रिजर्व जो है अच्छा खासा केरला का वो आपको गल्फ़ कंट्रीज से ही आता था। तो इससे सबसे ज़्यादा केरला, खासकर केरला बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ, क्योंकि इससे रेमिटेंसेस तो कम होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपको पॉपुलेशन पे बर्डन भी बढ़ेगा कि वहाँ से अब उनको जॉब प्रोवाइड कराना, फूडिंग, क्लोथिंग, फिर आपको एकोमोडेशन सब प्रोवाइड कराना, रेमिटेंसेस भी कम, मतलब एडिशन की जगह सब्सट्रैक्शन होता चला जाएगा। तो अब अगला आर्टिकल है दोस्तों, पीएम टू डेडिकेट टू नेशन 750 मेगावाट रेवा सोलर प्रोजेक्ट टुडे। हाँ दोस्तों, इसमें ये बात बता रखा है कि ये आपको रेवा में 750 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल होने जा रहा है। और ये जो इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्टेड है कि हम 2022 तक, आई थिंक 2022 तक एक पर्टिकुलर अमाउंट हम ये सोलर पावर जो है वो डेवलप कर लेंगे। नियर अबाउट ये 750 मिलियन का है ना, तो हाँ 100 गीगावाट जो है वो 2022 तक टारगेट रख रखा है हमने कि हम सोलर पावर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। और यहाँ पर बेसिकली इससे होगा क्या, एक तो कार्बन एमिशन जो है वो नियर अबाउट 15 लाख टन जो है वो कम एमिट होगा। फिर यहाँ पर एक ख़ास बात इस प्रोजेक्ट के साथ ये है कि इट इज़ द फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट टू सप्लाई टू इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स आउटसाइड द स्टेट। हाँ, ये पहली बार ऐसा होगा कि ये जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है, इससे जो किसी इंस्टीट्यूशनल कस्टमर को जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाएगी वो एक स्टेट के दूसरी स्टेट के किसी इंस्टीट्यूशनल कस्टमर को प्रोवाइड कराया जाएगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली मेट्रो को एमपी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। अब है चाइनीज़ 5G किस ऑफ डेथ। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि चाइनीज़ जो इकॉनमी है, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही है, और वो उसका बैकबोन कहीं ना कहीं इस 5G स्पेक्ट्रम का जो पूरा अलॉटमेंट है, इसमें कहीं ना कहीं एक हद तक हम कह सकते हैं है। क्योंकि अगर ये जो इसका प्रोजेक्ट है 5G को लेकर के, ये बहुत ही आपको एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और अगर इसमें चाइना को एज़ पर देयर स्पेक्यूलेशन सफलता नहीं मिलती है, तो चाइना के लिए ये बहुत ही डिटरमिनेंटल साबित हो सकता है दोस्तों। क्योंकि देखिए, अभी फ़िलहाल हर जगह से ट्रेड बैरियर्स और टैरिफ वॉर, ये सब इसका हर एक कंट्री से चल रहा है, और इसमें एक यही 5G जो है आपको एक तरीके से होप है चाइना का। बट यहाँ पर जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, बाइकआउट चाइना, बाइकआउट चाइनीज़, उसमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि इसका कुछ वैसा आपको भविष्य हो सकता है। और इसे रोकने के लिए इवन इंडिया ने तो खैर मना कर ही दिया, यूके भी अब सोच रही है कि जो चाइनीज़ इक्विपमेंट्स हैं, अपना जो 5G कॉन्ट्रैक्ट है, जो 5G उनके यहाँ आना है, उसमें चाइनीज़ इक्विपमेंट्स का यूज़ न किया जाए। वियतनाम ने इवन अपना 5G वर्जन लॉन्च कर रखा है। इसमें मेनली दोस्तों ये बात पे जोर दिया गया है, इन द यूएस द चाइना यूएस ट्रेड वार एंड नाउ अ पोटेंशियल चाइनीज़ 5G बायकॉट may change the fortune of debt-laden telecom companies which may get a spectrum reserved for the defense sector to become competitive and avoid Chinese 5G installations। हाँ, यहाँ पे होगा क्या
कि जो चाइनीज़ कंपनीज अगर नहीं आती है मतलब अपना 5G स्पेक्ट्रम लेकर के, तो इससे होगा ये कि जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं जो कि डेप्ट में डूबी हुई हैं यूएस में, वो डेप्ट से थोड़ा रिड होंगी और वो डिफेंस सेक्टर में थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगी. In this scenario, China will do everything in its capacity to bring India to the table for 5G negotiations. और इस पूरे सिनारियो में जब पूरा वर्ल्ड चाइना को बाइकआउट कर रहा होगा, उसके 5G स्पेक्ट्रम को लेकर के कुछ ना कुछ सवाल उठा रहा होगा, कोई इसके साथ नहीं आएगा, तब ये इंडिया पे जो हो सकता है जोर डालेगा कि इंडिया 5G जो है हुआवे और ZTE इन दोनों का 5G ट्रायल जो है वो अपने स्पेक्ट्रम अपने यहाँ एलोकेट करे. इसमें वो जो मेथड्स अपना सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बॉर्डर स्कर्मिसेस हो गया, चाहे अटैक ऑन ऑयल इंस्टॉलेशंस थ्रू ड्रोन हो गया, साइबर अटैक्स हो गया, नॉन टेरिफ बैरियर्स हो गया, मिसयूज ऑफ चाइनीज़ सोशल मीडिया ऐप्स हो गया, कटिंग ऑफ सप्लाईज ऑफ API हो गया, इन सब मेथड को यूज़ करके वो इंडिया को विवश कर सकता है 5G स्पेक्ट्रम को अपने यहाँ लॉन्च करने के लिए. और यहाँ पर आगे ये भी दिया गया है कि अभी नीड ऑफ द आवर क्या है. इंडिया जो आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो बहुत दिन से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, उसे फिर से रिवाइव करके और उसे इन्फोर्स लाना होगा. और जो UK का D10 क्लब है जिसमें मेनली वैसे कंट्रीज़ होंगे जो चाइना का आपको ये 5G स्पेक्ट्रम जो है उसके खिलाफ होंगे. मेनली द D10 क्लब इज़ बीइंग क्रिएटेड फॉर channeling investment into existing telecom companies within the 10 member states and creating alternative supply of 5G equipment and other technologies to avoid relying on China. मतलब चाइना के अलावा जो 5G से जो भी उम्मीदें हैं वो इन 10 कंट्रीज़ में तलाशी जाएंगी और यहीं पे कुछ इनोवेशन किया जाएगा ताकि चाइनीज़ पे मतलब निर्भर न रहा जा सके. अच्छा आर्टिकल एक बार पढ़िएगा ज़रूर दोस्तों. इसमें है गवर्नमेंट नोटिफाइज ड्राफ्ट रूल्स ऑन वेजेस एक्ट. इसमें ये बताया जा रहा है द यूनियन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर on Tuesday published the draft rules framed for the implementation of the Code of Wages Act 2019 that guarantees minimum wages to all and defines how the wages will be calculated. इसमें मेनली दोस्तों ये हुआ है कि एक जो आपको वेजेस एक्ट 2019 कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019 को लाया गया है और ये गारंटी करता है मिनिमम वेजेस टू ऑल एंड डिफाइंस हाउ द वेजेस विल बी कैलकुलेटेड. और किस तरीके से वेज कैलकुलेट होगा ये डिसाइड करता है. ये फाइनली गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया. ये आ चुका था पहले से बट इसे नोटिफाई गवर्नमेंट ने अब किया है. 2019 का कोड ऑन वेजेस एक्ट है बट नोटिफाई अब हुआ है. तो अगली न्यूज़ है दोस्तों हमारे इंडिया टू टेक कॉल ऑन ऑस्ट्रेलियाज इंक्लूजन इन मालाबार एक्सरसाइज. हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मालाबार एक्सरसाइज जब शुरू हुआ 1992 में तब वो सिर्फ इंडिया और US के बीच होता था. फिर 2015 में जापान को उसमें ऐड किया गया. ऑस्ट्रेलिया को एज ऑब्जर्वर स्टेटस 2017 में मिल गया बट 2018 और 19 का जो मालाबार एक्सरसाइज है उसमें ऑस्ट्रेलिया को पार्टिसिपेट करने नहीं मिला. और ये बहुत दिन से ये कम्प्लीटली इंडिया के ऊपर था कि क्या वो ऑस्ट्रेलिया को शामिल करना चाहता है मालाबार एक्सरसाइज में. तो शुरू से तो इंडिया ने रिलक्टेंस दिखाया कि नहीं, हम 3 ही काफ़ी हैं. बट ये फाइनली ऐसा ऑब्जर्वर स्टेटस देने के बाद ये थोड़ा सा इन्फोर्स हो रहा है कि ये क्वाड जो ग्रुप है ये कहीं ना कहीं मालाबार एक्सरसाइज में शामिल होगा. और ये चाइना के लिए बहुत चिंता का विषय हो जाएगा क्योंकि इससे मिलिटराइजेशन हो जाएगा आपको साउथ चाइना सी इंडियन ओशियन का, और ये चाइना के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा. ऑस्ट्रेलिया एंड्स हांगकांग एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी. हाँ दोस्तों, जैसे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में बेसिकली होता क्या है कि सपोज़ मान लीजिए इंडिया का कोई आपको कल्प्रिट है, वो जाकर के किसी कंट्री में छुपा हुआ है, ठीक है, और उसके साथ अगर हमारा एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन है तो हम ईज़िली उसे अपने कंट्री में बुलवा सकते हैं, मतलब एक्स्ट्राडाइट करवा सकते हैं अगर हमारा किसी कंट्री के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइंड है. तो पहले हांगकांग के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी चाइना का ये ऑस्ट्रेलिया का था
लेकिन जैसे ही वहाँ पर ये जो नया ड्राफ्ट जो नया ये लॉ आया जो चाइना ने वहाँ पर लाया, तो उसकी वजह से अब ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है कि हांगकांग के साथ अपना एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को तोड़ दिया है, क्योंकि अब चाइना का कंप्लीट इन्फ्लुएंस होगा। अब हांगकांग के सिटीजन को एक्स्ट्राडाइट नहीं करना होगा, बजाबते चाइनीज़ सिटीजन को आप एक्स्ट्राडिट करना पड़ेगा, अगर वो अभी भी हांगकांग के साथ वो ट्रीटी रखता है तो। हाँ, इसमें एक बात और ऑस्ट्रेलिया ने बोली कि कोई भी हांगकांग, इससे होगा क्या, बहुत सारे ये हांगकांग का जो सिटीजन हैं वो इधर उधर कंट्रीज़ में स्टक हैं, या तो फिर ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए या किसी पर्पज़ से यहाँ पर है, तो उन्हें उन्हें ऑस्ट्रेलिया अभी 5 इयर्स के लिए और एक्सटेंसन देगा यहाँ रहने के लिए, और आफ्टर 5 इयर्स वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट हाँ, इन्होंने ये भी क्लियर किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि ह्यूज नंबर ऑफ जो हांगकांग के सिटीजन्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया आने लगे, बट हाँ थोड़े नंबर्स में मतलब वो वेलकम्ड हैं, मतलब एक बार में बहुत ज़्यादा ना आए बल्क में, बट अगर थोड़े थोड़े करके आए तो वो वेलकम है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और कोई भी आपको न्यूज़पेपर कटिंग्स चाहिए होंगे उन 7 न्यूज़पेपर्स के, तो आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सक्सेस एज के नाम से है दोस्तों। ओके देन, बाय बाय।